स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में। इसके पहले लेक्चर सीरीज में हमने सेक्शन 2 जो है अच्छे से डेफिनेशन क्लॉज को पूरा कर लिया था। आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 के बारे में और जानेंगे कि क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है सेक्शन 3 क्या बताता है आपका, साधारण स्पष्टीकरण। ठीक है, यानी जनरल एक्सप्लेनेशन है ना, साधारण स्पष्टीकरण। अब ये साधारण स्पष्टीकरण क्या है? साधारण स्पष्टीकरण क्या है? तो साधारण स्पष्टीकरण बताता है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, यानी कि इस संहिता में जहां कहीं भी ऑफेंस के बारे में परिभाषा दी गई है, यानी ऑफेंस के बारे में बताया गया है, प्रत्येक दंड उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध, प्रत्येक दृष्टांत यानी कि जो भी एग्जाम्पल है, और साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया गया हो या नहीं। कहने का मतलब क्या है इसका, सेक्शन नंबर 3 का, कि ये कहता क्या है सेक्शन नंबर 3 आपका, कि इस संहिता में जहां कहीं भी, ठीक है, सर्वत्र का मतलब जहां कहीं भी, अपराध की प्रत्येक परिभाषा, यानी कि ऑफेंस का अगर परिभाषा दिया गया है, और हमने देखा भी था ऑफेंस की परिभाषा, है ना, तो कहां पे था, 224 में। ठीक है, तो अपराध की जो भी परिभाषा दी गई है, प्रत्येक दंड यानी कि जितने भी तरीके के पनिशमेंट दिए गए हैं, और क्या कह रहा है, और ऐसी परिभाषा यानी कि ऐसी प्रत्येक परिभाषा जो सेक्शन 2 के क्लॉज ग्राउंड में दी गई थी। ठीक है, जितने भी क्लॉजेस दिए गए थे और जो जो उसमें ग्राउंड थे, जो भी चीजें बताई गई थी परिभाषा का मतलब, वो सारी चीजें। और क्या कह रहा है, प्रत्येक दृष्टांत यानी कि जो भी एग्जाम्पल दिए गए थे उससे रिलेटेड। ठीक है, और क्या कह रहा है, सारी चीजें साधारण अपवाद वाले शीर्षक के अपवादों के अधीन समझा जाएगा। अब ये साधारण अपवाद क्या है, जब हम लोग आगे के चैप्टर देखेंगे तो उसमें जानेंगे। और ये चैप्टर कहाँ है आपका, तो चैप्टर नंबर 3 में बताता है साधारण अपवाद के बारे में, जनरल एक्सेप्शन के बारे में। होता क्या है, अगर ब्रीफ में जाने कि साधारण अपवाद क्या होता है, तो देखिए साधारण अपवाद में कुछ ऐसे ऑफेंसेस बताए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो भले ही किसी व्यक्ति से हो जाए फिर भी वो किसी बात का दोषी नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि साधारण अपवाद होता क्या है, कि कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं, कुछ चीजें बताए गए हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कर भी देता है तो वो किसी बात का दोषी नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि उसका सेक्शन 20 क्या कहता है, आपका साधारण अपवाद कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 44 मैंने बताया था। ठीक है, 14 से 44, जिसमें 34 से 44 क्या है, प्राइवेट डिफेंस के बारे में, यानी सेल्फ डिफेंस के बारे में, कि आप कब जो है आत्मरक्षा में किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं, किसी को जान से मार सकते हैं, है ना। और आपका जो है सेक्शन 20 इसी का बताता है, सेक्शन 20 कि 7 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है और वो किसी को जान से भी मार देता है तो वो किसी बात का दोषी नहीं होता है। ठीक है, ये कौन बताता है, आपका सेक्शन नंबर 20 बताता है। क्लियर कि भाई साधारण अपवाद क्या है, ऐसी चीजें जो भले ही उसमें दी गई हैं ऑफेंस के रूप में फिर भी वो क्या है, पनिशेबल नहीं है। तो वही कह रहा है कि जितनी भी तरीके की जहां भी परिभाषा दी गई है, कोई एग्जाम्पल दिया गया है, वो सारी चीजें साधारण अपवाद यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अधीन समझा जाएगा। यानी कि अगर उस कैटेगरी में चला गया तो भले ही कितना बड़ा ऑफेंस हो फिर भी उसको छूट मिला हुआ है और उसके लिए उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। और अब जो है अगर देखा जाए तो हर एक एक ऑफेंस के साथ अगर इस साधारण अपवाद वाले प्रोविजन जोड़ दिए जाएंगे तो पता चलेगा बेयर एक्ट इतने से इतना मोटा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, है ना।
और काफी मोटा हो जाएगा, बार बार एक ही चीजें रिपीट की जाएंगी। तो इसीलिए रिपीट नहीं किया गया है, एक चैप्टर में बता दिया गया है, और इसीलिए कह रहा है कि बार बार दोहराया ना जाएगा। ठीक है, बार बार दोहराया नहीं जाएगा उस बात को। एक बार बता दिया कि भाई इस चैप्टर में ये बातें कही हैं, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ करते हैं तो भी आप किसी बात के दोषी नहीं है, तो उसको बार बार हर ऑफेंस के साथ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कि हत्या की परिभाषा दे दी 101 धारा में, और ये कह दे उसमें नीचे लिख दे कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर किसी को जान से मारेगा तो किसी बात का दोषी नहीं है। जब ऑलरेडी कह दिया है धारा 20 में, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यही ये कह रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या, दृष्टांत पे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये, इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषा अंतर्विष्ट है, यानी कि अपराधों की परिभाषा दी गई है, यह अभिव्यक्त नहीं करती है कि, देखिए जो मैं समझा रही थी वही चीज यहां लिख दिया है ना, कि अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उन साधारण अपवादों के अधीन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। कहने का मतलब ये विधि की लैंग्वेज है, थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन अगर उसको हम ध्यान से समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, है ना, कि क्या कह रहा है कि साधारण अपवाद में तो कहा गया है आपका सेक्शन 20 में कहा गया है कि भाई 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो वो किसी बात का दोषी नहीं है, है ना। यही यहाँ लिखा हुआ है कि भाई जो 7 वर्ष से कम आयु का है वो किसी बात का दोषी नहीं है, कोई अपराध नहीं करता है। लेकिन हर अपराध के नीचे तो ये बात लिखी नहीं गई है, फिर भी हम मान के चलेंगे ये चीज। क्यों? क्योंकि साधारण अपवाद में ये चीज कहा गया है ना। और हम ऐसा क्यों मान के चलेंगे? क्योंकि सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज नंबर 1 ये बात कह रहा है साफ साफ कि जो भी ऑफेंसेस हैं, जो भी दृष्टांत हैं, जो भी प्रावधान है, वो साधारण अपवादों के अधीन समझा जाएगा। क्लियर? चलिए, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो इसको एक बार दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं होता है तो मुझसे एक बार जरूर पूछिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगी, है ना। मतलब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर नहीं तो वापस से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। अब फिर भी नहीं तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है इसका एक और दृष्टांत लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है कि क एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना य को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, ठीक है। कि भाई अगर जो है, अगर आप BNSS जब पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उसमें साफ साफ ये प्रावधान है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि गंभीर प्रकृति का अपराध है, और उसमें पुलिस वाले को किसी वारंट की जरूरत नहीं है कि आप वारंट लेकर ही किसी को अरेस्ट करेंगे, बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो वही कह रहा है कि ये जो है, अब हत्या का अपराध कैसा है भाई, गंभीर प्रकृति का है ना, आप किसी को जान से मार दे रहे हैं, तो उसमें वारंट की जरूरत है नहीं है ना। चलिए, तो यही कह रहा है ये कि क एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना य को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ क सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है। अब सदोष परिरोध क्या होता है ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा ये कह क्या रहा है, ठीक है। तो सदोष परिरोध हम लोग को पढ़ना भी है अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में, कि भाई सदोष परिरोध क्या होता है। देखिए, सदोष परिरोध का मतलब है कि किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेर लेना और कहीं से भी जाने न देना, यही सदोष परिरोध है। अक्सर ये सबके साथ हुआ है। कैसे? सब जो है बचपन में कमरे में बंद किए गए हैं, हर एक व्यक्ति, है ना, बंद किए गए हैं ना हर एक व्यक्ति। कोई कुछ गड़बड़ किया घर में, मम्मी को गुस्सा आया, पकड़ के रूम में बंद कर दी, या धमकी मिलती थी ज्यादा बदमाशी करोगे रूम में बंद कर देंगे, है ना। तो वो वही है, सदोष परिरोध है ना। उस समय तो पता नहीं था कि भाई सदोष परिरोध करने पे हम किसी को क्या क्या कर सकते हैं, है ना। सदोष परिरोध अगर कोई करता भी है तो मैं एक नॉलेज के लिए आप लोग को बता दूं, आगे तो 38 में बताएंगे भी हम, 38 जो सेक्शन आएगा, कि अगर कोई व्यक्ति किसी को सदोष परिरोध करता है तो आप उसे जान से मार सकते हैं, इतनी पावर है ना। लेकिन
उस समय तो पता नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन अब पता चल गया है ना। तो याद रखिएगा, अगर कोई धमकी दिया तो क्या बोलना है, भाई तुमको जान से मार देंगे, बता दे रहे हैं, है ना। चलिए, तो सदोष परिरोध मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा और छप गया होगा दिमाग में कि होता क्या है, कि सदोष परिरोध का मतलब क्या, किसी को बंद करके बंदी बना के रख लेना, है ना, कहीं से भी जाने ना देना, भाई निकलोगे तो गोली से उड़ा देंगे, है ना। तो वो क्या कर रहा है, सदोष परिरोध कर रहा है ना। किडनैपिंग वगैरह होती है तो किसी को बंद कर दिया जाता है ना एक कमरे में, किडनैपिंग तो हो ही रहा है, साथ में आप सदोष परिरोध भी कर रहे हैं उस व्यक्ति का। क्लियर। चलिए, तो क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे सदोष परिरोध का दोषी नहीं होगा पुलिस वाला। क्यों? क्योंकि बिना वारंट के गिरफ्तार करने का उसके पास अधिकार था, है ना। और क्या कह रहा है, क्योंकि वह य को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है ना। विधि द्वारा आबद्ध शब्द आप देखेंगे कहाँ, सेक्शन नंबर 14 में, ठीक है, सेक्शन नंबर 14 में आप देखेंगे कि भाई धारा 14 जो है बताता है कि विधि द्वारा आबद्ध शब्द है क्या, है ना, कि किसी को विधि द्वारा ऑथराइज किया गया है कोई काम करने के लिए, वही क्या है, विधि द्वारा आबद्ध, कि अपने आप को आप मानेंगे कि आप ये काम करने के लिए क्या है, विधि द्वारा ऑथराइज हैं, है ना। तो यही कह रहा है कि विधि द्वारा आबद्ध था, और इसलिए यह मामला साधारण अपवादों के अंतर्गत आता है ना। मैंने पहले ही बताया है कि सेक्शन 14 से 44 में साधारण अपवाद के बारे में बताया गया है ना। और सेक्शन 14 बताता है कि विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति अगर कोई काम करता है, भले ही उससे कुछ गलती भी हो जाए तो भी वो किसी बात का दोषी नहीं है। यहाँ अगर वो य को कुछ और ही समझता, जैसे मान लीजिए कि य की जगह वो प को गिरफ्तार कर लेता ये सोच के कि वो य है, तो भी वो किसी बात का दोषी नहीं होता। ये आपका सेक्शन 14 बताता है ये बात, कि अगर वो सद्भावना पूर्वक भी मैंने समझाया था कि होता क्या है ना। परिभाषा में देखिए, शब्द जो है परिभाषा खंड के वो हर जगह यूज होंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि परिभाषा खंड को अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि आगे चल के जितने भी प्रावधान हैं उसको समझने में आसानी होगी, है ना। चलिए, तो क्या कह रहा है कि भाई अगर आप जो है सद्भावना से काम करते हैं, कि आप अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे थे, आपको नहीं पता था, फिर भी आप किसी बात के दोषी नहीं होंगे। यहां तो वो उसी व्यक्ति को पकड़ रहा है जिसको पकड़ने का प्राधिकार है ना। तो क्या कह रहा है कि भाई ये जो है साधारण अपवादों के अधीन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको भाई प्राधिकृत था वो ये काम करने के लिए। क्लियर। चलिए, अब जो है हम कहाँ आएंगे, आपके क्लॉज नंबर 2 पे। क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है आपका, कि प्रत्येक पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो उस एक्सप्लेनेशन को भी अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। उस एक्सप्लेनेशन को हर सेक्शन के साथ आप अगर एक जगह लिख दी गई है तो उसका हम वही मीनिंग निकालेंगे, यही कह रहा है ये। ठीक है। चलिए, फिर क्या कह रहा है आपका क्लॉज नंबर 3, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी या लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। कहने का मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि कोई संपत्ति है, अब वो चल हो या अचल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, वो यही कह रहा है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है, उसका कोई ओनर है यानी कि स्वामी है, तो अब ये जो स्वामी है, अब मान लीजिए कि वो स्वामी पति भी हो सकता है या पत्नी भी, तो क्या पत्नी नहीं यूज करेगी उस प्रॉपर्टी को? कर सकती है, बिल्कुल भाई, अधिकार है उसका। या पति भी यूज कर सकता है, उसका भी ऐसा अधिकार है। तो यूज कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज कर सकता है। स्वामी कौन होगा? जिसकी वो प्रॉपर्टी है वही उसका स्वामी होगा। या सेवक को दे दिया कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए या कुछ काम कराने के लिए, तो उस समय क्या सेवक मालिक हो जाएगा? नहीं, अभी भी तो भाई जिसका है वही मालिक है। या पता चला कि कुछ भाई सामान खराब हो गया, दे दिया अपने नौकर को बनवाने के लिए, तो कब्जा किसका है? उस नौकर का ही कब्जा है उस पे, जब तक वो गया सामान वगैरह बनवाने। लेकिन मालिक कौन है? अभी भी स्वामी ही है, ओनर ही है जो दिया है। तो कुल ले दे के यही कह रहा है ये कि कुछ भी हो जाए
हम स्वामी किसको मानेंगे, कब्जा किसका मानेंगे, उसी व्यक्ति का मानेंगे जिसका वो सामान है, भले ही वो उसके पति के कब्जे में है, पत्नी के कब्जे में है, किसी सेवक के कब्जे में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए स्पष्टीकरण क्या कह रहा है आपका। स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन, मैंने बताया है कई बार कि एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो बात कही गई है उसको और अच्छे से स्पष्ट करना ही क्या है, एक्सप्लेनेशन है ना। चलिए तो क्या कह रहा है कि भाई एक्सप्लेनेशन क्या है, कि कह रहा है लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। यानी कि परमानेंट कोई नौकर है या सेवा कर रहा है वो तो है ही इस धारा के अंतर्गत, अगर कोई परमानेंटली नहीं है, अस्थायी रूप से है, ठीक है, कुछ समय के लिए उसको रखा गया है, तो भी अगर उसके कब्जे में भी कुछ जाता है तो भी हम कब्जा किसका मानेंगे, असली कब्जा, असली ओनरशिप उसी स्वामी का जिसका वो प्रॉपर्टी है, यही कह रहा है ये। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी कि भले ही जो है टेम्परोरी हो, है ना, कब्जा टेम्परोरी हो अगर किसी को दिया गया है, या परमानेंटली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वो संपत्ति है उसी का हम कब्जा मानेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब जो है हम लोग किस पे आएंगे, चौथे नंबर पे। चौथा क्या कहता है आपका, चौथा नंबर कि जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देशन करने वाले शब्द का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। यानी कि कहने का मतलब ये कि जब तक कि कुछ और न कहा गया हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में जो भी काम दिए गए हैं करने के, ठीक है, जो भी काम दिए गए हैं या जो भी निर्देश दिया गया है, उस हर काम के अंदर लोप भी शामिल है। और कैसा लोप, इलीगल लोप। अब लोप क्या होता है मैंने बताया था, है ना, सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या होता है, कार्य क्या होता है और लोप क्या होता है ना। कि भाई कार्य हम किसे कहेंगे, कि ऐसा कोई काम जो कि आपको मना किया गया है करने के लिए और आप कर देते हैं, तो आप क्या कर दिए, कार्य कर दिए। और लोप क्या है, कि ऐसा कोई काम जो कि आपको क्या किया गया है, कहा गया है करने के लिए और आप नहीं करते हैं, तो आप क्या कर दिए, लोप कर दिए। अब मुझे जो है, जो भी ये क्लास देख रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, कार्य के बारे में एक एग्जाम्पल देना है और लोप के बारे में एक एग्जाम्पल देना है कि कब जो है आपसे कुछ नहीं कहा गया है करने के लिए और आप कर दिए, तो क्या कर दिए, कार्य, और कुछ कहा गया है करने के लिए और आप नहीं करे तो क्या कर दिए, लोप। इन दोनों का एग्जाम्पल जो भी स्टूडेंट या जो भी पर्सन इसे देख रहा है मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। और ऐसे भी पता है तो बहुत अच्छी बात है ना, मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे लगेगा कि हाँ भाई आपको पता है ये चीज। ठीक है, चलिए, और जो बताएगा मैं उसका नाम भी लूंगी कि हाँ इस बच्चे ने बताया। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है ये कि सारे काम तो आएंगे ही आएंगे उसमें, और साथ में जो भी आप इलीगल लोप कर रहे हैं यानी ओमिशन कर रहे हैं वो भी आएगा इसमें। क्लियर। चलिए अब पांचवा क्या कह रहा है आपका, क्लॉज नंबर 5 कह रहा है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उसी ने अकेले किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। प्री में तो पूछेगा ही पूछेगा, आपके मेंस में भी पूछेगा, चाहे आप एबीओ का एग्जाम दे या अदर कोई भी एग्जाम दे, ये सेक्शन जरूर पूछता है। ठीक है, क्या सेक्शन,
3 का क्लॉज नंबर 5, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। क्या कहता है ये कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसर में किया जाता है, तब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उसने अकेले किया है। कहने का मतलब ये कि अगर कई लोग मिल करके कोई काम करते हैं, कई लोग मिल करके अगर कोई काम करते हैं, तो हम क्या मानेंगे कि वो हर एक पर्सन उस काम को अकेले ही किया है, हम ये मानेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मान लीजिए कि ए नाम का एक पर्सन है, वो बी के साथ क्या कर रहा है, जा रहा है बैंक में लूट करने, ठीक है, बैंक में लूट करने जा रहा है। और बैंक में लूट करने गया, ये 2 पर्सन गए बैंक के अंदर। एक पर्सन सी जो है वो क्या कर रहा है, बैंक के बाहर बाइक स्टार्ट करके रेडी है कि जैसे ही ये दोनों बैंक से पैसा लेकर के आएंगे, ये क्या करेगा, बाइक चलाएगा और इन दोनों को पीछे बैठाएगा और फुर्र हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे कि भले ही ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए बैंक में पकड़े गए, नहीं कर पाए लूट, तो क्या सी को भी सजा दिया जाएगा? सोचने वाली बात है, क्योंकि ये व्यक्ति तो भाई बाहर चुपचाप से खड़ा था, कुछ कर तो रहा नहीं था, बस बाइक स्टार्ट करके था कि जैसे ही वो आएंगे ये लोग, दोनों लोग, हम क्या करेंगे, बाइक चलाएंगे और चल देंगे साथ में। तो बताइए क्या लगता है कि भाई इनको दोषी ठहराया जाएगा, सी को? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज 5 ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोला है वो कि सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, यानी कि अब सबकी बुद्धि एक जैसी थी, सोच समझ के आप काम कर रहे थे। तीनों को पता था कि बैंक में जाना है, पैसे उठाना है और लेके आना है। इसका मतलब क्या कि आप जानते थे कि वो दोनों क्या करने जा रहे हैं और आप सहयोग देने के लिए खड़े हैं पीछे से, तो आप क्या कर रहे हैं, आप भी दोषी होंगे। और वो प्रत्येक काम जो भी वो अंदर जा करके करेंगे, भले ही वो किसी को जान से मार दे, आप कुछ भी नहीं किए थे, आपके पास कोई गोली बंदूक नहीं था, चुपचाप बाइक लेके खड़े थे, तो भी आप दोषी होंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आता है, जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है एलएलबी में, वो पूछा जाता है और ऐसा ही ऐसा साफ साफ लिख करके पूछ देगा कि मान लीजिए ए और बी हैं और सी, तीनों मिलकर के लूट की योजना बनाते हैं कि बैंक में जाके क्या करना है, लूट मचाना है। सी जो है वो क्या करता है, बाइक लेके खड़ा है, ए अपने पास एक बंदूक रखे हुए है कि जहां कोई जो है कुछ भी बोला हम क्या करेंगे भाई, टपका देंगे उसको, ठीक है। ये बात वो दोनों जान रहे हैं कि वो बंदूक रखा है। अब ए जाता है अंदर, वो क्या करता है कि भाई बैंक मैनेजर को शूट कर देता है। तो शूट कर दिया और भाग आए, तो बी कह सकता है क्या कि नहीं नहीं हम तो मारे नहीं थे, हम क्यों दोषी हो, हम बस लूट के लिए होंगे। सी कह सकता है क्या कि नहीं नहीं हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, ये गोली लेके गए हैं, ये लोग क्या किए, ये कहे थे कि बस हम डराने के लिए रखे हैं। नहीं कह सकता, क्योंकि आप बंदूक रखे हैं, इसका मतलब आप यूज करने के लिए ही रखे हैं, आप यूज कर सकते हैं उसका, इसीलिए रखे हैं। कोई भी शौक से थोड़ी रखेगा बंदूक अपने पास। भाई जाहिर सी बात है, आप लेके गए हैं डराने धमकाने के लिए, और अगर कोई आपको पकड़ेगा तो जाहिर सी बात है आप उसको मार देंगे। तो आप ये बचाओ ले कि भाई हम तो बस गाड़ी लगा करके खड़े थे कि ये दोनों पैसा लेकर के आएंगे और हम लोग चले जाएंगे, तो कोई बचाव नहीं मिलने वाला इसमें, ठीक है। एक शंकरी टोला का केस है इससे रिलेटेड, जो कि उसमें उसका एक और नाम है पोस्ट मास्टर हत्याकांड, ठीक है, उस केस का नाम। अब उसमें हुआ क्या रहता है बता दूं मैं, कि भाई पोस्ट मास्टर को मारने के लिए ये लोग जाते हैं। अब जाते तो लूट करने के लिए हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर आ जाता है। अब एक उसमें रहते हैं भाई वारेंद्र कुमार घोष, वो बेचारे खड़े रहते हैं, ठीक है, बस खड़े ही रहते हैं, वो कुछ किए नहीं रहते हैं। और वो न्यायालय में कहते हैं कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो खड़ा था चुपचाप से, जो पर्सन गया था अंदर उसने मारा उसको।
तो यहाँ न्यायालय यही बोलता है, इस केस में यही डिसीजन आया था कि जो खड़े रहते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सहायता करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि कोई सिंगल पर्सन है, आप ही हैं, अगर आपको किसी को मारना है और आप चले गए मारने के लिए और बंदूक आप रखे हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर आपकी सहायता के लिए कोई बाहर खड़ा नहीं है, ये बताने के लिए आपको कि कोई आ रहा है, तो आपको डर बना रहेगा ना परमानेंट कि भाई हम इसको मारे या ना मारे, क्या पता कोई आ जाए। लेकिन अगर कोई खड़ा रहे बाहर और ये कह दे आपसे कि मैं देख रहा हूं, अगर कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अब डर खत्म अंदर का, आप कर सकते हैं कुछ भी आप जो करना चाहें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाहर कोई खड़ा है आपकी सहायता के लिए और बताने के लिए कि कोई आएगा या नहीं। आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस की चीजें हैं कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई बाहर खड़ा है तो आपके मन से भय खत्म हो गया इस चीज का कि कोई आ जाएगा, और आप आराम से, आपको जो काम अंजाम देना है आप दे देंगे। लेकिन अगर कोई नहीं रहता तो कर पाते नहीं, परमानेंटली आपका दिमाग वहीं रहता कि कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, है ना ऐसा। तो वही चीज कह रहा है यहाँ पे भी न्यायालय, यही बोला इस केस में कि जो खड़े रहते हैं वो भी सहायता करते हैं। और उस केस में वारेंद्र कुमार घोष को हत्या के लिए सजा दिया गया था, सेम चीजें जो उसका कोई पार्टनर किया था अंदर जाकर के। क्लियर? चलिए, तो एक बार से वापस से हम लोग क्या करते हैं, आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि है क्या क्या। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है अगर देखा जाए तो आपका सेक्शन 3 क्लॉज 5 से रिलेटेड पूरे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मेंस के लिए किसी को पढ़ना है तो बिल्कुल जो है कोर्स भी चलाए जाते हैं। ठीक है, जुडिशरी के लिए या फिर आपका एपीओ एग्जाम के लिए जो कि अभी आने वाला है, या फिर एलएलबी के भी एग्जाम के लिए अगर किसी को पढ़ना है तो बहुत ही नॉमिनल फीस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मेंस के प्रॉपर आंसर राइटिंग कराए जाते हैं, टेस्ट सीरीज लिया जाता है, क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम कर सकता है। ठीक है, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में भी है और पोस्ट में भी नंबर है। ठीक है, तो जो जिसको भी अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझसे बात कर सकता है बेहिचक। ठीक है, चलिए, तो वापस से हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपना रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ा आज। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि सेक्शन 3 का क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है कि जो भी चीजें, जो भी परिभाषाएं, कोई भी दृष्टांत, कोई भी स्पष्टीकरण, कुछ भी या कोई पनिशमेंट, जो भी चीजें बताई गई हैं कहाँ पे, इस भारतीय न्याय संहिता में, वो सारी चीजें साधारण अपवादों के अंदर ही समझा जाएगा। अब इस पे हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल भी देखा था। एक पहला वाला कौन सा था कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई है और वो कोई अपराध करता है तो वो किसी बात का दोषी नहीं है। अब हर चीज जो है, जितने भी अपराध हैं उसके नीचे बार बार हम ये चीजें नहीं लिखेंगे, वो साफ साफ कह दिया यहाँ पे कि आप उसको ध्यान में रखकर ही चलेंगे किसी भी सेक्शन को पढ़ने से पहले। दूसरा दृष्टांत हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को पकड़ता है और वो ऑथराइज है उसको पकड़ने के लिए, तो वो किसी बात का दोषी नहीं होता है ना। फिर हम लोग क्लॉज 2 क्या देखें। क्लॉज 2 क्या कहता है कि स्पष्टीकरण अगर कहीं भी जो है कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं तो उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। क्लियर? फिर 3 क्या कहता है आपका कि जब कोई संपत्ति किसी हस्बैंड के पास है, वाइफ के पास है, किसी नौकर के पास है, किसी के भी पास है, चाहे वो परमानेंटली नौकर है या सेवक है या टेम्पररी नौकर या सेवक है, तो भी हम किसका कब्जा मानेंगे, किसका स्वामित्व मानेंगे, उसी का जिसकी वो प्रॉपर्टी है ना। फिर क्या कह रहा है आपका क्लॉज नंबर 4 क्या कहा था कि जब तक कि कुछ और न कहा गया हो, यहाँ पे सारे काम और उसके अवैध लोप भी आते हैं। यानी हर काम में अगर आप कोई अवैध लोप कर रहे हैं तो वो भी आता है। और मैंने बोला इसमें कि भाई आपको क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, देखते हैं कौन शूरवीर है जो इसका एग्जाम्पल दे पाता है। ठीक है, मुझे जानना है और जरूर 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 बताइएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन बताना चाहिए हमेशा, है ना। चलिए, अब 5th नंबर हम लोगों ने क्या देखा था, सेक्शन 3 क्लॉज 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या कहता है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है
मानो वह कार्य उसने स्वयं किया है। यानी कि कहने का मतलब क्या था कि कोई भी व्यक्ति अगर मिल करके काम कोई कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम ये मानेंगे कि आपने कुछ किया और आपने कुछ किया आपको छूट मिल जाएगा। कि पता चला 4 लोग मिल करके योजना बनाए कि क्या करना है, जा करके किसी को मारना है। अब उस मारने में एक लोग बाहर ही खड़ा है गेट पे, वो कुछ कर नहीं रहा है। एक गया उसको डंडे से पीटा, एक क्या किया उसको हाथ से पीटा, एक क्या किया उसको गोली से उड़ा दिया। तो अब कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई किस चीज से उसकी मौत हुई, या हो सकता है कि भाई उसकी गोली मारने से ही मौत हो गई। तो मौत किसी से भी हुई हो, ए ये नहीं कह सकता कि मैंने केवल हत्या किया है मुझे ही सजा दो, बी ये नहीं कह सकता है कि मुझे घोर उपाधि के लिए सजा दो क्योंकि मैंने केवल डंडे से मारा, सी ये नहीं कह सकता कि मैंने तो बस हाथ से मारा मुझे उपाधि के लिए सजा दो, और डी ये नहीं कह सकता कि मैं तो केवल बाहर खड़ा था मुझे छोड़ दो, है ना। कोई ये नहीं कह सकता। आप सबका इंटेंशन एक था, भले ही आपने कुछ भी किया, कोई खड़ा ही मात्र क्यों ना था, सारे के सारे उसी तरह दोषी ठहराए जाएंगे जैसे हम मानेंगे कि जो परिणाम निकला है उसने वो स्वयं किया है वो काम। ठीक है, यही ये कह रहा है आपका क्या, क्लॉज नंबर 5। ठीक है, क्लियर। और अगर जो है मेंस के लिए पढ़ना है तो मैंने बताया कि कोर्सेज चलते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो वो पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से मोटिवेशन मिलता है वीडियो और बनाने का और आपको अच्छे से समझाने का, है ना। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है आपका। तो जरूर जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर पसंद आया है तो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।